हेलो दोस्तों। और आजकल डार्क साइड ऑफ जेआरएफ, डार्क साइड ऑफ पीएचडी के क्या निगेटिव एस्पेक्ट है उस पर काफ़ी बात की जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पर काफ़ी उससे रिलेटेड थंबनेल लोग बनाकर उस पर काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देख रहा हूँ कि जो पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं वो भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है वो भी बात कर रहे हैं कि डार्क साइड ऑफ पीएचडी क्या है। और इसके कारण है कि काफ़ी यूट्यूबर्स हो गए हैं और लोगों को वीडियो हर दिन बनाकर डालना है, उनके व्यूवर्स से जुड़े रहना है, तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो देना पड़ेगा उन्हें। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब पर भी बात होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि मैं जो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस है और पीएचडी एडमिशन या पीएचडी एडमिशन कैसे लिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर मैं बात करता हूँ। उस जो भी प्रोसेस है उसके बारे में बात करता हूँ, और जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं उनसे मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ, और उनके भी जो भी एक्सपीरियंस हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते हैं। लेकिन मुझे भी लगा कि जो डार्क साइड ऑफ जेआरएफ या डार्क साइड ऑफ पीएचडी उस पर बात की जानी चाहिए। और मैं काफ़ी उस पर कुछ डेटा देखने की कोशिश कर रहा था कि सोशल साइंस में जो पीएचडी कर रहे हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब का आप सिनेरियो क्या है। और कुछ लोगों ने पीएचडी सबमिशन भी किया, पीएचडी थीसिस अभी सबमिशन किया है जेएनयू में, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश किया कि जॉब के सिनेरियो क्या है मार्केट में अभी। उसके अलावा जो लास्ट ईयर में हैं अभी पीएचडी, उनके मैं एक्सपीरियंस जानने की कोशिश किया। कुछ प्रोफेसर्स लोगों से भी मैंने बात किया, बेसिकली यह जानने के लिए कि क्या 20 साल 25 साल या 30 साल पहले जब पीएचडी होती थी तो उस समय लाइफ क्या था, जॉब का सिनेरियो क्या थे, उसको जानने की कोशिश किया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है जो आप कहें पीएचडी से रिलेटेड, जो 2 साल मैंने जेएनयू में काटा, 1 साल एमफिल किया, मैंने एमफिल छोड़ दिया जब मेरा पीएचडी जेएनयू में हुआ तो मैंने छोड़ दिया था और एमफिल कंप्लीट नहीं किया था। तो बेसिकली 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा डीयू का और जेएनयू का। तो उसके आधार पर भी मैं कोशिश करूँगा कि पीएचडी का जो कहें आप, जो पीएचडी का रियलिटी है, जो पीएचडी का जो सच्चाई है इंडिया में, उस पर बात की जाए। और क्या सच्चाई है, सच्चाई क्या है कि सच में लोग सब डिप्रेस्ड हैं, और जो सबमिशन करते हैं क्या उनको जॉब नहीं मिलता है, और जेएनयू डीयू का क्या सिचुएशन है, कोर्स वर्क कैसे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या स्कोप है पीएचडी के बाद, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। उसके जैसे आप जानते हैं कि अभी आईआईटी कानपुर में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया पीएचडी का। उसके अलावा अभी नैक का करप्शन सामने आया था कि आप जो नैक में जो ए प्लस नेक में ए प्लस जो रैंक मिल जाता है यूनिवर्सिटी सबको, तो उसमें भी पैसे और धांधली काफ़ी काम करते हैं। तो करप्शन भी काफ़ी उजागर हुआ था हायर एजुकेशन में। काफ़ी अभी मेरे हिसाब से काफ़ी उससे रिलेटेड डिबेट चल रहा है और डिस्कशन हो रहे हैं। और यूजीसी ने भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया है 2 साल में। उसका भी काफ़ी इफेक्ट जो हायर एजुकेशन में है उन पर देखने को मिल रहा है। और एक एंजाइटी और डिप्रेशन तो मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन का पार्ट हो गया है। आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो या साइंस का हो या आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, सब उससे कोई भी अछूता नहीं है। तो देखिए, मुझे लगता है पीएचडी में क्या है ना, पीएचडी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीएचडी आप जब भी कहीं भी करने जा रहे हैं तो वाई वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों करना चाह रहे हैं पीएचडी। और इस वाई का आंसर जो जितना क्लियर तरीके से दे पाएगा ना, मेरे हिसाब से उसका पीएचडी का जो जर्नी है वो वाई वाले आंसर से काफ़ी डिटरमाइन होगा। और उसका जो रास्ता है वो आपके वाई का आंसर, अगर मान लीजिए जैसे मेरे से पूछा जाए कि आपने पीएचडी क्यों ज्वाइन किया जेएनयू डीयू में, जैसे डीयू में मैंने एमफिल ज्वाइन किया मास्टर्स के बाद, और उसको छोड़ के मैंने पीएचडी ज्वाइन किया आपके जेएनयू में, तो मेरे पास इसका क्लियर कट आंसर नहीं था कि मैंने क्यों ज्वाइन किया पीएचडी। और इसका कारण है कि फर्स्ट कारण है कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। मैं जिस समय पीएचडी में इंटर किया 22 बैच था मेरा, और कोरोना बैच था, तो हमारा जो मास्टर्स जो हुआ सही से नहीं हुआ। एक जो कैंपस लाइफ था जो मैं नहीं जी पाया था, शायद एक कारण ही है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने एजुकेशन से, अपने पढ़ाई से। जो मैं जानना चाह रहा था सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट, खासकर मेरे साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट बिल्डअप हुए मास्टर्स के लास्ट ईयर में, तो मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहता था, कुछ साइकोलॉजिस्ट को रीड करना चाहता था। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड था मैं अपने आप से, एक दूसरा कारण। तीसरा कारण था कि मुझे चॉइसेस मेरे पास कम थे। एक तो ट्रेनिंग मेरी उतनी अच्छी से नहीं हो पाई, और मेरी ही नहीं बल्कि इंडिया में मास्टर्स का जो कोर्स डिज़ाइन है, तो आपकी
उसमें स्किल इन्हेंस स्किल जो है आपका इन्हेंस नहीं करते हैं, बस वहीं ट्रेडिशनल वे तरीके से किताबें पढ़ाई जा रही है, आपकी एग्ज़ाम हो रही है, तो जो मार्केट का डिमांड्स आप कहें उसको फुलफ़िल नहीं की जा रही है उसका, या कोर्स डिज़ाइन उस तरीके से नहीं की गई है कि आप मास्टर्स के बाद आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हों। तो अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबके साथ ऐसा कुछ लोग हैं जो काफ़ी हो सकता है कि जिनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो, राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छे हों और काफ़ी एनालिटिकल हों मास्टर्स के बाद, तो उनको जॉब मिल सकता है। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो यूपीएससी चूज़ करते हैं या पीएचडी चूज़ करते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं था मेरे पास भी, तो मैं यूपीएससी भी उस समय उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं यूपीएससी में जाऊँ, तो मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया और एमफिल में विदाउट सोर्स पैरवी का एडमिशन हो गया। तो मुझे लगा चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैंने जेएनयू में अगले साल ट्राई किया, तो मेरा जेएनयू में हो गया 22-23 बैच में। तो ये रहा बेसिकली पीएचडी का जर्नी रहा। तो मेरा वाई क्लियर नहीं था। दूसरा कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए जब भी आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताया कि मेरा वाई क्लियर नहीं था, तो मेरा पीएचडी जर्नी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग हुआ। दूसरा कि अगर आपका वाई इसी वाई से ही जुड़ा हुआ बात है कि अगर आपका वाई क्लियर है कि आप पीएचडी करना क्यों चाह रहे हैं। जैसे बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि वो कैंपस लाइफ जीना चाह रहे हैं, 3 साल 4 साल और थोड़ा सा लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं नॉलेज के मामले में, या सोशल इंटरेक्शन काफ़ी होता है पीएचडी में तो उसको जीना चाह रहे हैं। या बहुत लोगों को हो सकता है कि पीएचडी के साथ साथ दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम को भी तैयारी करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बहुत लोग हैं कि मास्टर्स के बाद रिस्क लेते हैं और उनका होता है कि नहीं यूपीएससी निकाल लेते हैं या कोई दूसरा सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उसको निकाल लेते हैं और मास्टर्स के बाद पीएचडी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पीएचडी के बाद आपका वाई वाला क्वेश्चन जितना क्लियर होगा, पीएचडी लाइफ आपका हो सकता है उतना ही स्मूथ हो सकता है और उतना ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। वाई के बाद आता है कि अब किस इंस्टीट्यूशन में पीएचडी करना चाह रहे हैं। अगर आपका सवाल अगर क्लियर है, जैसे मेरा था कि हाँ मैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करूँगा, टॉप इंस्टीट्यूट में करूँगा, क्योंकि मेरा बड़े सपना था मेरे बचपन से ही कि हाँ मैं जेएनयू ड्यू जैसे जगहों पर पीएचडी करूँगा। तो उसका एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप जर्नी से गुजरते हो। और जैसे आप सभी जानते हैं, एक सवाल मेरे से पूछा जाता है कि पीएचडी का जो लाइफ है आपका कितने साल का होता है। तो जनरली 4 से 6 साल का होता है और 4 से 6 साल में अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपको डिफ़िकल्ट होगा जर्नी में कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। दूसरा कि आप किस इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले लेते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत लोगों को गाइड भी किया हूँ और कोशिश किया हूँ कि अगर मान लीजिए जेएनयू ड्यू में नहीं होता है तो बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, ये स्टूडेंट, बच्चे तो नहीं बोलूँगा, जो स्टूडेंट हैं या दोस्त हैं, कुछ सोचते हैं कि जेआरएफ करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जाए। लेकिन बाद में उनको क्या होता है कि जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है पीएचडी से वो फुलफ़िल नहीं होता। जैसे जिस तरह से वो स्टडी करना चाहते हैं, जो किताबें पढ़ने चाहते हैं या जो एक एनवायरनमेंट चाहते हैं पीएचडी में, उनको नहीं मिलता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन और एक एंजाइटी वहाँ से भी आता है। तो वाई के बाद आपका विच वाला कि कौन सा इंस्टीट्यूशन में आप करना चाहते हैं, ये भी मेरे हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए। और बहुत लोग क्या होता है, अब विच का मतलब नहीं कि आप एक ही इंस्टीट्यूशन को चूज़ कीजिए। पीएचडी में क्या है कि पीएचडी काफ़ी सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है और उससे गुजरते हैं तो आप एक जो इंस्टीट्यूशन आप चाहते हैं उसमें नहीं मिलता है, तो कभी कभी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी लेकर चलना चाहिए आपको। तो जैसे मेरा क्या था कि चलो जेएनयू नहीं होगा तो मैं ड्यू से पीएचडी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि जेएनयू ड्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। पीयर ग्रुप से दोनों जगह अगर अच्छे मिल जाएँ तो आपका पीएचडी लाइफ निकल सकता है, ऐसा मेरा मानना था उस समय। तो उसी तरह आपको कोशिश करना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन में आप पीएचडी एडमिशन करना चाह रहे हैं, इसको आप जान लीजिए। तीसरा जो है पीएचडी लाइफ बिफोर लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, पीएचडी लाइफ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। पीएचडी बिफोर लाइफ क्वेश्चन आपका ये भी हो कि आप किस एरिया पर काम करना चाह रहे हैं। वो एरिया जो है आपका पूरा क्लियर कट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपका पीएचडी लाइफ स्मूथ होगा कंपेरेटिवली उनका जिनका एरिया क्लियर ही नहीं है। जैसे मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया एमफिल में भी और पीएचडी फर्स्ट ईयर में कि मेरा एरिया क्या होगा, मैं किस पर काम करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंटल कहें तो एक्सीडेंटली पीएचडी में आ गया था मैं, काफ़ी ऑप्शन नहीं था मेरे पास अगर सच बोलूँ तो। पढ़ने का इंटरेस्ट था मेरा, काफ़ी मैं पढ़ना चाहता था किताबें और लोगों से मिलना चाहता था। 2 चीज़ें जो था मेरा क्लियर था पीएचडी जर्नी में कि 2 चीज़ें मुझे काफ़ी मिलेगा, अब मुझे मिला भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एरिया आपका क्लियर नहीं होता है तो आप जो आपकी सफ़र होती है पीएचडी के, जो मैं जो पीएचडी जर्नी है उस पर मैं आ रहा हूँ। अब जो ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका एरिया क्लियर नहीं है तो आप उतने डेडिकेशन के साथ, या कहें आप तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उतना जो आपका एक मन जो लगना चाहिए, क्योंकि बोरिंग लाइफ हो जाता है काफ़ी। पीएचडी जर्नी जो है काफ़ी लोनलीनेस होता है,
एक अकेला जर्नी होता है। ऐसा नहीं कि आपके आसपास लोग नहीं होते, लेकिन लिखना खुद होता है आपको, पढ़ना खुद होता है आपको। अलग बात है कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह अगर आप पैसा देकर पीएचडी लिखवा लें तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ एक अच्छी पीएचडी थीसिस आप लिखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, ये सच्चाई है। दूसरा कि आपको लिखने का भी एक आर्ट विकसित करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है आपके पास तो पीएचडी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपकी जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकती है। हो सकता है कि हर 2 दिन या 4 दिन के बाद आपको क्राइसिस सा लगे कि यार क्या मैं कहाँ फंस गया, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे पीएचडी में नहीं आनी चाहिए, मेरी गलत डिसीजन थी। आप हर दिन अपने आप को कोसिएगा। तो मेरे हिसाब से कभी-कभी क्या होता है कि हम सिचुएशन को समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे इसमें एक जो सबसे बड़ा लोग पीएचडी को लेकर जो क्रिटिसिज्म अभी चल रहा है कि जॉब क्राइसिस है और लोग पीएचडी फिर क्यों करना चाह रहे हैं। तो मैं उसका एक आंसर जो है मैं वहीं बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो मेरे बैच में 2021 बैच में अभी अब 3 साल होने वाला मास्टर्स का, आज अभी पीएचडी करना चाह रहे हैं। बहुत बच्चों ने, जो दोस्तों ने खासकर, कि जिन्होंने मास्टर्स के बाद यूपीएससी करने की कोशिश किया, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने की कोशिश किया और उनका जेआरएफ लैप्स हो रहा है, तो अब आप अप्रोच कर रहे हैं, मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग कि क्यों पीएचडी में एडमिशन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, कोई ऑप्शन नहीं है पीएचडी में, बताइए प्रपोजल किस टॉपिक पर बनाया जाए। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने 18 में मास्टर्स कर लिया था और अभी आकर पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि पीएचडी में इतना क्राइसिस होने के बाद भी क्यों अभी भी पीएचडी में जो अगर आप देखें इनरोलमेंट तो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप 10 साल 15 साल देखिएगा, उससे अभी अगर देखा जाए तो पीएचडी में संख्या पीएचडी की काफ़ी बढ़ी है। एक तो इसका कारण आप बोल सकते हो कि जो मास्टर्स या ग्रेजुएशन का जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट डिज़ाइन हुआ है या जो हम लोगों ने उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, हो सकता है कि उसके बाद जॉब का जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है। इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा कि उसके बाद पीएचडी के अलावा अगर दूसरे भी ऑप्शन देखा जाए तो बहुत ऑप्शन कम है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग करते हैं, जो काफ़ी, मैं जो पहले भी बताया कि जो एनालिटिकल स्किल जिनका काफ़ी अच्छा है, जो कम्युनिकेशन स्किल जिनका अच्छा है, आर्टिकुलेटिव हैं काफ़ी, उनको एनजीओ में या अलग अलग संगठन में जाकर काम कर लेते हैं और उनको 50,000 60,000 मिल जाता है मास्टर्स के बाद, ठीक है। लेकिन उनके लाइफ में भी बाद में क्राइसिस आता है जब वहाँ एनजीओ में 4 साल 5 साल काम कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ अब क्या किया जाए। तो देखा जाए तो जॉब का जो क्राइसिस जो है उसका एक कारण क्या है कि गवर्नमेंट जॉब का, हम सभी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिले या ऐसा जॉब मिले जहाँ पर थोड़ा सा सर्टेनिटी हो, और उस टाइप का जॉब जो है मैं बोलूँगा कि कम हुआ है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। दूसरा कि उस टाइप का जॉब की चाहत रखने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो कंपटीशन काफ़ी है। अब आईआईटी में जो बीटेक कर रहे हैं या आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, उनके सामने भी जॉब को लेकर काफ़ी क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि जो सोशल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं उनके सामने ही क्राइसिस है जॉब का। मार्केट में जॉब है ही नहीं। मार्केट में जो अगर देखा जाए तो जिस टाइप की जॉब हम लोग खोज रहे हैं, प्रोफेसर का हुआ या थिंक टैंक में एक परमानेंट पोजीशन का हुआ या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम एक अच्छा प्रोफेसरशिप का जॉब खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें श्रिंक हुआ है या श्रिंक नहीं भी हुआ है। तो जो एस्पिरेंट हैं, जो प्रोफेसरशिप बनना चाहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो वहाँ पर एक क्राइसिस दिख रहा है जॉब से रिलेटेड। तो आपका, मेरे हिसाब से वो पीएचडी के कारण नहीं हुआ है, पीएचडी के कारण नहीं हुआ, बल्कि मार्केट काफ़ी एक जो आप कहें कि जॉब चाहने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरा बात कि मास्टर्स के बाद चॉइसेस नहीं दिख रहा है, तो लोगों को लग रहा है कम से कम चलो पीएचडी कर लेते हैं और पीएचडी में हमें जेआरएफ मिल जाएगा। और इसको लोग बोल रहे हैं कि डार्क साइड ऑफ जेआरएफ है, जेआरएफ के कारण जो है लोग आकर फंस जा रहे हैं पीएचडी में। अब बताइए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे डार्क साइड ऑफ जेआरएफ हो सकता है, जैसे मान लीजिए जेआरएफ को अगर कोई लग्जरी के रूप में ले रहा है कि हाँ 5 साल काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, तो मेरे हिसाब से पीएचडी का डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि आपका इंडिविजुअल सोच का डिसएडवांटेज है कि आपको अगर जेआरएफ सपोर्ट मिल रहा है रिसर्च करने के लिए और इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है सरकार आपको, तो उसका एक पर्पस ये भी है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होकर अपना रिसर्च कर पाएँ या रिसर्च के साथ साथ किसी और चीज़ का अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं उस तैयारी को कर पाएँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि अगर मेरे को, अगर मान लीजिए जेआरएफ नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जितना अच्छे से पीएचडी में आगे बढ़ पा रहा हूँ, नहीं बढ़ पाता मैं, क्योंकि मैं इस स्टेज में जाकर फैमिली से पैसा लेना हायर एजुकेशन के लिए मुझे लगता था मेरे लिए डिफ़िकल्ट था और मैं थोड़ा सा मुश्किल होता। हो सकता है मैं पीएचडी कंप्लीट कर लेता जैसे तैसे, लेकिन उसका प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है मेरे पर। लेकिन अभी जो जेआरएफ है उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर कम है कि चलो अभी 5 साल का जो जर्नी है, अगर पीएचडी में अगर आदमी अच्छा नहीं कर पाए तो दूसरा कोई चीज़ें कर लेगा। और मैं बहुत लोगों से अभी बात कर रहा हूँ जो चौथे या 5वें ईयर में है, उनका भी यही कहना है कि चलो ठीक है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाएंगे लेकिन दूसरा कोई काम कर लेंगे, 5 साल में तो इतना कुछ सीख लेंगे कि दूसरा कुछ काम कर लेंगे। अब सवाल आता है, जॉब का मैंने बात किया,
उसके बाद मेंटल स्ट्रेस और इस सब चीज़ें भी हैं। आप देखिएगा अगर आईआईटी या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सब जगह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और इसका कारण आप पीएचडी को सिर्फ अगर दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आपकी कम है। ये जो हमारा सोसाइटी जो है मार्केट ड्रिवन काफ़ी हो गया है और मटेरियल ड्रिवन काफ़ी हो गया है। तो मेरे हिसाब से उसमें क्या है कि हम सभी चाह रहे हैं कि एक ठीक ठाक अमाउंट्स जो हैं पैसे वाले जॉब हमें चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए। जैसे आप यूपी बिहार से आते हो तो आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो जो एंजाइटी और जो फ्रस्ट्रेशन अगर आप कहें पीएचडी जर्नी में, ये भी डिपेंड करता है कि आप पीएचडी को कैसे देख रहे हैं और पीएचडी को आप कैसे ले रहे हैं। अगर आप, मैं वही बोला कि अगर आपके एरिया क्लियर है, जिस एरिया पर आप काम करना चाह रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हो, उस एरिया का अगर स्कोप है फ्यूचर में, मैं जैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका एरिया काफ़ी क्लियर है और उस एरिया में उनको लग रहा है कि वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो मेहनत कर रहे हैं पीएचडी के लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन उसका मेरे हिसाब से कारण क्या है कि पीएचडी जो है लोनलीनेस प्रोसेस है। अगर कोई फॉरेन में अगर आपका दोस्त होगा तो आप उनसे भी बात कर लीजिए, या अलग अलग यूनिवर्सिटी में अगर आपके दोस्त हैं तो उनसे भी बात कर लीजिए। ये पीएचडी का नेचर ही है और आज का नहीं है। 50 साल पहले भी अगर कोई पीएचडी किया हो, 40 साल पहले भी अगर कोई पीएचडी किया हो, उनसे जाकर आप बात कीजिए तो आपको लगेगा कि जो पीएचडी प्रोसेस जो है, आज हम लोग जो बात बोल रहे हैं कि पीएचडी में क्राइसिस आ गया है, वो क्राइसिस जो है पहले भी था। जॉब अपॉर्चुनिटी पहले भी कम थे। ऐसा नहीं कि पहले भी जो लोग भी पीएचडी करते थे सब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते थे, ऐसा नहीं है। मैंने अभी एक प्रोफेसर से बात कर रहा था जिन्होंने 20-25 साल पहले जेएनयू में मास्टर्स किया था और पीएचडी उन्होंने किया था। तो मैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि जॉब को लेकर हम लोग भी काफ़ी एंजाइटी में रहते थे कि जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोला कि विकास क्या हो कि आपके जनरेशन में क्या है कि एक्सपेक्टेशन आप लोगों का काफ़ी बढ़ गया अपने से, खुद से, जो मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है। मान लीजिए कोई फर्स्ट जनरेशन पीएचडी स्कॉलर है तो क्यों नहीं चाहे कि हम मुझे अच्छा जॉब मिले और मैं अच्छा करूं अपने लाइफ में, और ये एक्सपेक्टेशन होना गलत नहीं है। तो उनका कहना है कि हमारे समय एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम था अपने आप से, खुद से। हमें लगता था कि चलो कुछ भी मिल जाएगा, हम कर लेंगे पीएचडी के बाद। तो एक एक्सपेक्टेशन हमारा बढ़ा है। दूसरा बात कि जो पीएचडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इंडिया में वो काफ़ी भ्रष्ट है। भ्रष्ट आज ही नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कंपैरेटिवली आज ज़्यादा हो गया हो। लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहा है उसमें हमेशा से लॉबी काम किया है, हमेशा से नेटवर्किंग काम किया है और हमेशा से सोर्स पैर भी काम किया है। जिनके पास सोर्स पैर भी रहा है उन्हीं का रिक्रूटमेंट हुआ है। और आज देखा जाए तो उसमें और चीज़ें भी एंगल ऐड हो गया है, कास्ट वाला एंगल, आपका रिलीजन वाला एंगल, वो सब भी देख कर आपके अपॉइंटमेंट होते रहे हैं और हो रहे हैं। तो अभी जैसे देखिएगा कि डीयू में जो अपॉइंटमेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि उन लोगों का हुआ जो एक प्रकार की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, एक प्रकार के रिजीम को सपोर्ट कर रहे थे, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, धड़ल्ले से अपॉइंटमेंट हुआ। और हो सकता है उनके पास नॉलेज उतना नहीं था, उनसे ज़्यादा काबिल लोग अभी घूम रहे हैं। तो ये क्राइसिस जो है इसके कारण भी पीएचडी में थोड़ा सा एक एंजाइटी क्रिएट हो गया है कि लोगों को लग रहा है कि अगर पीएचडी थीसिस ही कोई नहीं पढ़ रहा है, पीएचडी थीसिस सबमिट करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो क्या मतलब है पीएचडी करने का। एक बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हम सभी पीएचडी स्कॉलर जो पीएचडी से गुजर रहे हैं उनके सामने है। इसको एड्रेस कैसे किया जाए, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि पीएचडी एक लॉन्ग जर्नी है, आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा बात कि मैं उनसे खासकर उनको सजेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त पीएचडी करना चाह रहे हैं, एक बात जान लें कि आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल ऐसे बनाइए, कोशिश कीजिए कि जो आपका एरिया भी मैच करे और थोड़ा सा फ्यूचर में उसका स्कोप भी हो। जैसे मेरा एक जो आजकल जो मैं अपने आप को काफ़ी मैं डाउट फील कर रहा हूँ कि मैं जिस एरिया पर काम कर रहा हूँ उसका स्कोप है कि नहीं है। मैं 2 साल कंप्लीट कर लिया तब ज़्यादा क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से पीएचडी करने से पहले इस पर ज़रूर आप सोचिए कि आप जिस टॉपिक पर काम करना चाह रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है। वो टॉपिक अब जब एडमिशन ले लीजिएगा तो उसके बाद भी टॉपिक बदल जाता है। तो उसमें 2 चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि आप अपना एरिया ज़रूर देखिए सही से, आप अपना देखिए, दूसरे किसी के सजेशन पर काम मत कीजिए। आपका देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आज कल मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट जो है साइकोलॉजी में काफ़ी था, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था, या सेक्सुअलिटी पर मैंने काफ़ी पढ़ा, तो मुझे लग रहा है कि मैं उस पर काम कर सकता था बढ़िया से। लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, मेरा सिनॉप्सिस वाला स्टेज हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस पर ज़रूर आप सोच लीजिए कि आप किस एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है, मार्केट स्कोप क्या है। जैसे अभी देखिएगा तो अर्बन पर, जेंडर पर, इस सब पर काफ़ी काम हो रहा है। तो आप ज़रूर देख लीजिए कि इसका स्कोप क्या है, किस टाइप के प्रोजेक्ट आ रहे हैं सोशल साइंसेज में। सोशल साइंसेज में देखिएगा तो फंड कटिंग भी हुआ है, और फंड कटिंग के कारण आपके जो है रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट जो पहले बन जाते थे आसानी से, वहाँ भी नेटवर्किंग नहीं है आपका, तो आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो मोटा मोटी हो सकता है मेरा बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन इसमें चीज़ कुछ और चीज़ों में बता दे रहा हूँ पीएचडी से रिलेटेड। पीएचडी में जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद भी अगर आपका जो लाइफ है ना बहुत चीज़ों से डिटरमाइन होता है। एक तो आपका सुपरवाइज़र कौन मिल रहा है, ठीक है, आप किस इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया है वो मैटर करता है, आपका पीयर ग्रुप कैसा बना है, नेटवर्किंग कैसा है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे नेटवर्किंग अगर आपका अच्छा है तो मान लीजिए आईआईटी में कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहाँ आप जाकर काम कर सकते हैं। या जो मैं देखता हूँ जेएनयू में जिनका नेटवर्किंग है वो बंगलोर में जाकर रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं, या जिनका नेटवर्किंग अच्छा है अलग अलग इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट आ रहे हैं उससे जुड़ के उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग मैटर करता है, मैं जिसमें मैं बहुत बुरा हूँ। दूसरा कि पीयर ग्रुप भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप पीएचडी में हैं, पीएचडी में होकर अगर आप एक पीयर ग्रुप अच्छा बना ले रहे हैं जिनसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है आपको, और एक कहा जाए तो एक ठीक ठाक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है आपके पास, ये नहीं कि निगेटिव। हर दिन अगर आपसे बोला जा रहा है कि नहीं पीएचडी के बाद क्या करोगे, पीएचडी के बाद तो लाइफ बर्बाद है, तो मेरे हिसाब से पीएचडी आपका जर्नी तो बर्बाद होगा ही, थीसिस भी आप सही से नहीं लिख पाइएगा। तो पीयर ग्रुप भी आपके अच्छे होने चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप पीएचडी के दौरान एक अच्छा पीयर ग्रुप बना लें, आप अच्छे दोस्त बना लें। आप मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आप लोगों से अगर आपका पीएचडी में 2-4 भी अच्छे दोस्त हैं और एक छोटा सा पीयर ग्रुप है जो सपोर्टिव है, जो आपके एकेडमिकली आपको इन्हेंस कर रहा है किसी वे में, तो आपका पीएचडी डेफिनेटली अच्छा निकलेगा। तीसरा, कोशिश कीजिए पीएचडी के दौरान जब पीएचडी में एडमिशन हो रहा है तो कुछ स्किल अप पर भी आप इन्हेंस कीजिए, कुछ स्किल इन्हेंस कीजिए। जो मैंने गलतियाँ किया, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाया कि मैंने 2 साल में क्या क्या गलतियाँ किया। मेरे हिसाब से उस पर मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो 2 साल में मुझे करना चाहिए और मैं अगर वो किया रहता तो मैं कुछ ठीक पोजीशन में रहता। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने 2 साल में काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी आर्टिकल्स लिखा, मैं नाम भी बता सकता हूँ, छोटे लाल उनका नाम है, मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ उनको। और आप लिंक्डइन पर जाकर देखिएगा तो काफ़ी उन्होंने अच्छे सीवी बना कर रखा है, और रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट कहीं ना कहीं लग जाते हैं क्योंकि उनका सीवी काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने काफ़ी 1-2 साल में काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखा उन्होंने, और काफ़ी बुक रिव्यू सब किया उन्होंने, काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो उन्होंने टाइम को काफ़ी यूटिलाइज़ किया। उनको पता था कि हाँ कब किस समय जो है आर्टिकल पब्लिश करना है, किस समय मुझे रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन करना है, कहाँ मुझे किस प्रोजेक्ट के साथ मुझे अलाइन करना है। टॉपिक भी उनका पहले से थोड़ा सा क्लियर था हम लोगों से ज़्यादा, कि उनको ट्राइबल्स पर काम करना है और उनको लग रहा था कि ट्राइबल्स का स्कोप है फ्यूचर में, तो उनका एक अपना सेंस था। और ट्विटर, लिंक्डइन इस सब पर काफ़ी एक्टिव थे, तो वहाँ से उनको इस सब अपॉर्चुनिटी मिल जाता था। तो मैं नहीं बोलूँगा कि उनका लाइफ में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। अभी भी शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं कि उनका कोई बहुत बड़ा गॉड फादर है, नहीं। उन्होंने 2 साल में बहुत अच्छे से काम किया और सीवी बनाया उन्होंने काफ़ी बढ़िया, जिसमें रिसर्च आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, कमेंटेटरी मिल जाएंगे आपको। उन्होंने इलेक्शन पर लिखा, झारखंड इलेक्शन पर लिखा, बुक रिव्यू किया। तो देखिए डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप किस इंस्टीट्यूशन में है, ये मैटर करता है फर्स्ट। दूसरा, आपके सुपरवाइज़र कौन है, ये भी मैटर करता है। तीसरा, कि आपका पीयर ग्रुप्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड सर्किल कैसे, ये भी मैटर करता है पीएचडी में। और पीएचडी में नहीं, मैं मुझे लगता है कहीं भी जो 4 साल, 5 साल, 6 साल का जर्नी होता है, ये सब चीज़ें मैटर करता है। इसको अगर आप नेगलेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको पीएचडी में क्राइसिस दिखेगा। नेटवर्किंग का मतलब देखिए, नेटवर्किंग को बड़ा गलत तरीके से देखा जा रहा है। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप चापलूसी कीजिए, हमेशा किसी का पैर पकड़िए, किसी का पैर दबाइए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेटवर्किंग का मतलब सिंपल है कि आप एक बढ़िया बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं एकेडमिकली। जब आप लिखते हैं और आपका एरिया जब क्लियर होता है तो बॉन्ड बनता है। जब आप अच्छे आर्टिकल लिखिएगा, अच्छे जगह सेमिनार में पेपर प्रेजेंट कीजिएगा तो बॉन्ड बनता है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा इस मामले में। तो लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे नेटवर्किंग बना रहे हैं और उसके कारण उनका पीएचडी लाइफ जो है सही चल रहा है। उसके बाद मैं स्किल इनहेंस की बात किया, उस पर मैं अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पीएचडी के समय जो हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, उस समय हम क्या टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे आसपास जो लोग थे जो अच्छे कर रहे हैं एकेडमिक्स में काफ़ी, उन्होंने टाइम को कैसे इन्हेंस किया, ठीक है। जैसे 2-3-4 चीज़ें हैं। जैसे देखिए आप अगर जो मैं आ रहा हूँ फर्स्ट जिसमें मैंने वीडियो जिससे स्टार्ट किया था कि वाई क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे पीएचडी में बहुत लोग इसलिए आना चाह रहे हैं कि उनको जीआरएफ मिल जाए और उसके साथ साथ वो आपके यूपीएससी की तैयारी कर सकें या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। इस पर अलग से बात की जाए क्या कि पॉसिबल है आपकी पीएचडी करें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकें, ठीक है। तो उनका क्लियर है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, पीएचडी मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं भी जाए तो कोई इशू नहीं है, मुझे 4 साल 5 साल में कहीं सेटल हो जाना है।
ठीक है। बहुत लोगों का है कि नहीं, आकर यहाँ पर मुझे एकेडमिकली काफ़ी अच्छा करना है, अच्छे जगह पेपर प्रेजेंट करना है और आपका अच्छा सीवी बनाना है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगेगा, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी लग रहा है क्योंकि जुगाड़ नहीं है उनके पास, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे और 70-80 हज़ार उनको आप आराम से मिल जाएगा। या किसी प्रोजेक्ट के साथ अलाइन कर लेंगे पीएचडी के दौरान ही और स्किल अपना इन्हेंस करेंगे, सीवी बढ़िया बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा है। तो जो मैं बात बोला उसी को मैं अब समराइज़ कर रहा हूँ कि पीएचडी लाइफ आसान नहीं है, ये तो सच्चाई है। और जैसे बहुत लोग जेआरएफ के बारे में बात करते हैं, मेरा दोस्त लिखे थे अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, मैं जान रहा हूँ उनको, डार्क साइड ऑफ जेआरएफ की बात कर रहे थे कि जेआरएफ लोगों को, शायद तो मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा था, कि जेआरएफ लोगों को काफ़ी बर्बाद कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें क्लास वाला एंगल आ जाता है, कास्ट वाला एंगल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहा है, विदाउट जेआरएफ इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सर्वाइव नहीं कर सकता या कहीं से भी पीएचडी नहीं कर सकता है। जेआरएफ एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहा है जो, ठीक है, जो जिनका इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी अच्छा नहीं है, वो पीएचडी नहीं कर सकते हैं 5 साल, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो उनके लिए पीएचडी, उनके लिए जेआरएफ एक संजीवनी का काम कर रहा है। लेकिन हाँ, अब वहीं जेआरएफ अगर आप मिल जा रहा है, 5 साल आप पूरा राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरा बाइक खरीद ले रहे हैं, उसके बाद पूरा मज़े के साथ लाइफ जी रहे हैं, मज़े के साथ लाइफ जी रहे हैं आप, और आपका पीएचडी सबमिशन टाइम से नहीं हो रहा है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो जेआरएफ का दोष नहीं है, आपका पर्सनल ज़िंदगी का जो आपकी फिलॉसफी है उसका वो दोष है। ठीक है। तो जेआरएफ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्जिनलाइज सेक्शन से जो आता है या एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से जो आता है, लोअर मिडिल क्लास से आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एकेडमिया में उसके बगैर सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल है। दूसरा बात, जेआरएफ अगर रहता है हमारे पास, तो जेआरएफ हमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है, तो हम और भी चीज़ें सोच पाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास जेआरएफ है, तो मैं अभी कोई कोर्स करना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड कोई कोर्स मुझे ऑफर कर रहा है एकेडमिक राइटिंग पर, तो मेरे पास जेआरएफ है तो मैं कॉन्फिडेंटली उस कोर्स को खरीद सकता हूँ। अगर वो नहीं रहेगा तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो अगर जेआरएफ नहीं है, कोई भी अगर दूसरा स्कॉलरशिप या दूसरा फेलोशिप है आपके पास अगर है, तो पीएचडी लाइफ आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, उतना टेंशन नहीं रहता है। तो मैं जेआरएफ को काफ़ी निगेटिव सेंस में नहीं रखूँगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा कि पीएचडी जर्नी में कुछ चीज़ें हैं जो आप सही से मैनेज कीजिएगा, तो पीएचडी लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत नरक जैसा है जो प्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। और जॉब क्राइसिस की बात की जा रही है, वो हर जगह है। ठीक है, उसको पीएचडी के दौरान भी मैनेज किया जा सकता है। उसमें मैटर करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में है। इंस्टीट्यूशन अगर आपका ठीक ठाक है तो उसका एक फ़ायदा होता है फ्यूचर में। आप डेफिनेटली इस बात को लिख लीजिए आज कि अगर आप अच्छे जगह से पीएचडी करते हैं तो फ़ायदा होता है बाद में उसका। ठीक है, आप जो है सुपरवाइजर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। तो सुपरवाइजर अगर आप पीएचडी अच्छे से करना चाह रहे हैं तो सुपरवाइजर काफ़ी सोच समझ के आप चूज़ कीजिए। पहले से उनका प्रोफाइल देख लीजिए और देखिए कि इनके अंदर सीट है कि नहीं है, उनके अंदर आप काम कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, आप जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं सुपरवाइजर कुछ और मिल जाता है आपको, सुपरवाइजर के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो आपका लाइफ डेफिनेटली एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता है। तो सुपरवाइज़र भी एक हद तक आपकी पीएचडी में हैप्पीनेस वाला जो फैक्टर है उसमें एक सुपरवाइज़र भी काफ़ी रोल प्ले करता है। तीसरा कंक्लूडिंग पॉइंट में कि आप पीयर ग्रुप कोशिश कीजिए कि बनाए। देखिए हर चीज़ के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। बेसिकली कोशिश हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि हर चीज़ नेचुरली हो जाता है। नहीं, पीयर ग्रुप हो या फ्रेंडशिप हो या आप चूज करते हो, आप एफर्ट लगाते हो उसके लिए। पीयर ग्रुप और एक फ्रेंड सर्किल अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, पीएचडी में। ठीक है, अगर वो बन जा रहा है तो आपका लाइफ काफ़ी, अगर आसान नहीं कहूँगा तो एक अच्छे से गुजरेगा। उसके बाद आप कीजिए कि नेटवर्किंग पर भी थोड़ा सा काम कीजिए। नेटवर्किंग क्या कि मतलब अलग अलग स्कॉलर से मिलिए आप। अलग अलग स्कॉलर से मिलने से क्या होता है कि आपकी रुचि बढ़ती है पीएचडी में। कभी कभी आप जब अच्छे स्कॉलर से भी मिलते हो तो आपके अंदर देखिए कि पढ़ने का मन, आपकी जिज्ञासा जो है और बढ़ जाती है। मैं जब मिलता हूँ किसी जिसका साइकोलॉजी में काफ़ी रुचि होता है या मास्टर्स के किसी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मास्टर्स में इतना लिटरेचर पढ़ चुका है, मैं पीएचडी सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा अभी और भी लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है। तो बाहर से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है कि मोटिवेशन ज़्यादा देर तक ना रहे, लेकिन बाहर से भी आपको मोटिवेशन मिलता है। अभी एक मेरी दोस्त आईआईटी कानपुर में पेपर प्रेजेंट करके आई तो काफ़ी खुश थी, बोलती कि मेरा टॉपिक जो था फोक कल्चर पर काम कर रही है, उसमें काफ़ी क्लियरिटी आई और मैं उसमें और इनहेंस कर सकती हूँ। तो ये सब मैटर। तो मैं पूरी तरह से अगर कहा जाए, मेरा कंक्लूजन यही है कि जो पीएचडी का नेचर जो है ना वो काफ़ी पेशेंस आपसे मांगता है और जॉब क्राइसिस है। और जॉब क्राइसिस सिर्फ पीएचडी में नहीं है बल्कि हर मार्केट में, अगर आप जिनको भी मार्केट की समझ है, जिनको भी सोसाइटी की समझ है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्राइसिस हर जगह है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, उनसे बात करके देखो आप, 10-10 साल से लगे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। वो अब चाह रहे हैं कि अगर पीएचडी कर लें कम से कम 5 साल जेआरएफ उनको मिल जाए। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि क्यों जेआरएफ के लालच से आप इधर आकर पीएचडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी यही बात है कि पीएचडी करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप सोच लीजिए, कुछ चीज़ें जान लीजिए, आप कोशिश कीजिए। आज के समय में इन्फॉर्मेशन बहुत है आप लोगों के पास, तो आप लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें सीनियर से बात कीजिए आप और उनसे इंटरेक्ट कीजिए। और पीएचडी भी मैं बोलूँगा कभी एक चीज़ में जो मैं शायद छोड़ दिया,
पीएचडी में क्या है ना कि अभी पीएचडी का लाइफ में क्राइसिस आने का एक कारण क्या है कि कोर्स वर्क जो डिज़ाइन हुआ है इंडिया में, खासकर आईआईटी को मैं छोड़ दूंगा, आईआईटी से भी मेरे कुछ दोस्तों से बात हो रहा था, तो इसमें क्या है कि कोर्स वर्क डिज़ाइन उस टाइप का नहीं हुआ है जो हमारी जो रिसर्च स्किल है जो इन्हेंस कर पाए। काफ़ी ट्रेडिशनल वे में हम लोग कोर्स वर्क करा रहे हैं, उससे काफ़ी हमारा स्किल इन्हेंस नहीं हो रहा है। उसके कारण भी काफ़ी दोस्तों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए अब जो एथनोग्राफी करना चाह रहे हैं पीएचडी में, और उनको अगर एथनोग्राफी की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी जाएगी तो अच्छा पीएचडी थीसिस नहीं लिख पाएंगे। तो एक तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कोर्स वर्क पर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उस पर भी मैं बात करूँगा जब मैं बात करूँगा कि पीएचडी जब जर्नी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम कौन सा स्किल है या कोर्स वर्क है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वहाँ पर कैसे हम सीख सकते हैं और अपना मेथोडोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है या मेथोडोलॉजिकल जो रीगर डिमांड करता है, रीगर होना चाहिए रिसर्च के लिए, वो कैसे डेवलप किया जाए। अभी मैं काफ़ी उस पर काम कर रहा हूँ खुद के लिए, क्योंकि मेरा भी मुझे लगता है कि मेथोडोलॉजिकल ट्रेनिंग उतना काफ़ी अच्छा नहीं मिल पाया, तो उस पर मैं अलग से बात करूँगा। और वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कोर्स वर्क आपका अच्छा नहीं हुआ रहता है, आप जब ग्राउंड पर जाते हैं तो आप ग्राउंड को सही से सेंस ही नहीं कर पाते हैं। जब आप फील्ड पर जाते हैं और एथनोग्राफी करने की कोशिश करते हैं या आप इंटरव्यू मेथड करने की कोशिश करते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन कुछ और है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ और है और डेटा कुछ और कलेक्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है। अभी एक मेरा दोस्त गया था फील्ड वर्क करने, वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हो गया था। तो मुझे लगा कि एक कारण तो ये है कि मेरा दोस्त की आपका जो कोर्स वर्क में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाई, कारण ये है, ठीक है। तो उससे आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो, अभी कोशिश करो कि आप टॉपिक को आप क्लियर करो और मेथोडोलॉजी पर थोड़ा सा काम करो, तो हो सकता है कि आप दोबारा जब फील्ड पर जाओ तो आपको काफ़ी अच्छा लगे। अभी एक मेरी दोस्त पंजाब में आपके कास्ट पर काम कर रही हैं, डेरा पर काम कर रही हैं, तो वो गई थी फील्ड पर, उनको फील्ड काफ़ी अच्छा लगा, फैसिनेटिंग लगा। बोल रही कि यार रिलीजन की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कास्ट की अंडरस्टैंडिंग है जो किताबों से, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ तो दिखता ही है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव भी उभर के आता है जब हम वहाँ जाते हैं कि कास्ट एंगल कैसे काम कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो सब पॉइंट है, मुझे लगता है कि मैं कुछ क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। पीएचडी लाइफ जो है या पीएचडी क्राइसिस की जो बात की जा रही है, क्या ये टाइम बर्बादी है? तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे बात को पूरी तरह से आप सुने होंगे तो मेरे हिसाब से एक सेंस ज़रूर बना होगा। और आप कमेंट जरूर आप लोग कीजिए कि पीएचडी के बारे में आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पीएचडी डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊँ मैं, और पीएचडी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, जो मैं बात बोला उसी को रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कौन सा स्किल हम इन्हेंस कर सकते हैं जो आगे हमें फ़ायदा देगा, उस पर बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था और आप लास्ट तक देखे हैं, तो ज़रूर आप इस चैनल और मेरे इतनी लंबा बात अगर आप सुन रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड है टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया।